हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया कंपनी के बारे में जिसका शेयर मैंने हाल ही में परचेस किया है। तो आगे हम वीडियो में जानते हैं कि कौन सा शेयर है और मैंने क्यों इस लेवल पे बाय किया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो कंपनी का नाम है ओराकल फाइनेंशियल सर्विस, जिसका टिकर सिंबल है OFSS। तो इस कंपनी का हाल का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 27,000 करोड़ और इसका पी जो है ओनली 15 का है। अगर आप ROC एंड ROE देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया है, 36 एंड 27% का। अगर हम यहाँ पे रीड मोर पे करके कंपनी का डिटेल में बिजनेस देखते हैं तो ये जो कंपनी है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, वो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। तो ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, सर्विस बेस्ड कंपनी नहीं है। जैसे TCS, इन्फोसिस, वो सारी सर्विस बेस्ड कंपनी है। तो यहाँ पे इस कंपनी के कुछ सॉफ्टवेयर है जो इनकी प्रोडक्ट है, वो यही प्रोडक्ट के दूसरी कंपनी को यूज़ करने के लिए देते हैं। और यहाँ पे कुछ की पॉइंट देखते हैं तो काफ़ी डिफरेंट अलग अलग सेगमेंट में इन लोगों ने कुछ सॉफ्टवेयर बना के रखे हैं। जो सॉफ्टवेयर अगर कंपनी अपनी ओर से डेवलप करवाती तो बहुत ही कॉस्टली पड़ते। तो ये कंपनी ने कुछ रेडीमेड सॉफ्टवेयर रखे हैं जो दूसरी कंपनी के हिसाब से थोड़ा बहुत कस्टमाइज करके उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उनके बदले में वहाँ से कुछ प्रीमियम चार्ज करते हैं। तो वहाँ पे उनका रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट होता है। और साथ में कंपनी के कुछ ब्रांड ट्रेडमार्क भी है, जैसे ओरेकल, जावा, MySQL, ये सारे ट्रेडमार्क जो है वो इसकी जो ओरेकल कॉर्पोरेशन करके पेरेंट कंपनी है उनके नाम पे है। तो ये ओरेकल कॉर्पोरेशन की सब्सिडरी कंपनी है। और अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो प्रोडक्ट बेस से इनका 90% रेवेन्यू आता है और सर्विस से ओनली 10% रेवेन्यू आता है। और अगर वर्ल्ड वाइड डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो इंडिया से इनका 10% रेवेन्यू है, US से 23% रेवेन्यू है, और रेस्ट ऑफ द अमेरिका से 7%, यूरोप से 17% और एशिया से 23%। तो पूरे वर्ल्ड में इसका बिजनेस डाइवर्सिफाइड है। तो अगर कोई एक कंट्री में प्रॉब्लम है तो इसका डायरेक्टली बहुत ज्यादा इंपैक्ट इस कंपनी पे नहीं आएगा। अगर हम कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 3000 करोड़ का सेल्स था 2011 में, जो कि धीरे धीरे बढ़ते हुए हो गया है 5200 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ थोड़ा सा स्लो है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ है वो ओनली 5 to 7% का है, लेकिन सामने इसका स्टॉक प्राइस CAGR भी ओनली 1% का है। मतलब ये काफी सालों से एक ही रेंज में इसका प्राइस घूम रहा है। तो इसी चीज का बेनिफिट उठाते हुए मैंने इस कंपनी में स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड की है। अगर हम बैलेंस शीट बात करें तो यहाँ पे कोई भी डेट नहीं है और कंपनी कंसिस्टेंटली अपना रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ाती जा रही है। यहाँ पे लास्ट सितंबर में थोड़ा सा डाउन दिख रहा है, लेकिन वो भी जब मार्च का फाइनल रिजल्ट आएगा तो ये भी यहाँ से एक्सिट कर जाएगा। अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो भी कंपनी का कंसिस्टेंटली पॉजिटिव है। और यहाँ पे अगर आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखेंगे तो जो डिविडेंड पेड है वो कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड पेड कर रही है। तो यहाँ पे 1500 करोड़, 1700 करोड़, इस तरह से कंपनी डिविडेंड पे कर रही है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है 8000 करोड़ के आसपास, उसमें से 1500 करोड़ के आसपास तो ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते। और यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आप देखेंगे तो प्रमोटर के पास यहाँ पे मेजोरिटी स्टेक है 73% का, मतलब कि कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैंड में है। अगर पब्लिक के पास देखेंगे तो बहुत ही माइनर स्टेक है, ओनली 11%। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन। तो कंपनी का बिजनेस एंड फाइनेंशियल एनालिसिस हो गया ताकि हमें पता चले कि बिजनेस स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पे मैंने कंपनी में जो पोजीशन लिए वो ओनली स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया है। तो यहाँ पे हम चार्ट पैटर्न पे चले जाते हैं। तो चार्ट पैटर्न पे देखते हैं तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक लाइन ड्रॉ की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी कंसिस्टेंटली एक डाउनफॉल में थी और यहाँ पे एक रेस्ट लिया है और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न बनाया कप विथ हैंडल। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया था, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। तो इस तरह से अगर हम चार्ट पैटर्न ड्रॉ कर लेते तो ये कप विथ हैंडल पैटर्न बन गया। अब यहाँ पे ये 2 दिन में काफ़ी बड़ा फॉल आया है। मैंने एक्चुअली यहाँ पे 3200 के आसपास एक पोजीशन ले लिया है। तो ये जो फॉल है यहाँ से भी हो सकता है कि ये जो लो है 2980 का, इससे नीचे ना जाते हुए ये यहाँ पे एक थोड़ा सा बेस बना के वापस से ऊपर जाना चालू कर दे। अगर हम यहाँ पे डाउन साइड रिस्क देखें तो यहाँ पे करंट लेवल से ओनली 5% नीचे का डाउन साइड रिस्क है। अगर आप चाहे तो इससे नीचे अगर ट्रेड करना चालू करे तो आप यहाँ पे निकल भी सकते हैं, लेकिन मैं जनरली इस कंपनी में निकलूंगा नहीं अगर इससे नीचे भी जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का जो पी है वो ओनली 15 का है। तो अगर मान लीजिए कि कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ से नीचे अगर ट्रेडिंग करना चालू करता है तो ये जो कंपनी का पी है वो इससे भी नीचे आ जाएगा, मतलब ओनली 12 का हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न भी देखें तो आप देख सकते हैं कि ये जो है वो बहुत ही बड़ा बेज है। तो यहाँ पे मैं एक बार लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये आप लाइन देखेंगे तो यहाँ पे काफी बार शेयर प्राइस ने सपोर्ट लिया है और ऊपर गया है। और ये जो सिनारियो है वो पर्टिकुलर कोविड वाला सिनारियो है, बाकी यहाँ से बहुत ही बार बाउंस बैक दिखा है। तो हाल में जो शेयर प्राइस ट्रेड कर रही है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि ये शेयर प्राइस ने यहाँ पर भी सपोर्ट लिया तो यहाँ पे हमने पोजीशन क्यों नहीं बनी। तो इसके पीछे का रीजन है, तो आप देखेंगे तो यहाँ से कंपनी का शेयर प्राइस फॉल करना चालू किया और इस तरह से डा थियोरी को फॉलो करते हुए लोअर लो एंड लोअर हाई बना रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप शेयर प्राइस देखेंगे तो शेयर प्राइस ने एक
रिवर्सल दिखाना चालू किया है और हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा लो बना के फिर यहाँ से ये हायर हाई बनाना चालू कर दे, फिर यहाँ से एक थोड़ा सा लो बना के इस तरह से इस टारगेट को टच कर सकते। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है। और अगर आप बॉक्स थियरी के हिसाब से भी देखेंगे तो यहाँ पर ये 2 रेजिस्टेंस लिए, तो हो सकता है कि ये जो गैप डाउन हुआ यहाँ से लेके पूरा एक्स बॉक्स के अंदर 1 to 2 या 3 मंथ अभी और ये ट्रेड कर सकता है और यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखा सकता है। उसके बाद अगर यहाँ ब्रेकआउट देता है तो आराम से ये जो बॉक्स का जितना भी डेप्थ है उतना ही ऊपर का टारगेट बनता है। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो करंट लेवल से इसका 20% के आसपास टारगेट बनता है और ये जो टारगेट है वो विद इन 6 मंथ आ सकता है। तो मेरा जो इमीडिएट टारगेट है वो यहाँ तक है, मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लूँगा पार्शियली। और उसके बाद भी अगर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेके फर्दर यहाँ से इस तरह से हैंडल बनाता है तो ये जो पैटर्न है वो रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगा। और यहाँ पे जब नीचे आएगा और कंसोलिडेशन दिखाएगा और वहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर से मैं नेक्स्ट पोजीशन लूँगा जिसका टारगेट होगा मेरा फिर से इस डेप्थ का हाई। तो यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट होगा 4800 के आसपास। तो अगर 4800 का टारगेट हम यहाँ से देखते तो वो टारगेट बन जाता है लगभग 30% के आसपास। और अगर हम करंट लेवल से वो टारगेट देखते हैं तो यहाँ से ये टारगेट बन जाता है 50% का। तो अगर 50% आने में इसको अगर 1 साल भी लगता है तो भी मेरा 1 साल के अंदर 50% बन गया। अगर इस प्राइस को आने में मान लीजिए कि 2 साल लग गए तो भी मेरा ईयरली 25% का रिटर्न बन गया। तो 25% का रिटर्न भी कम नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं जब टारगेट की बात कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो भी पोजीशन ली है वो मेरे रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से और मेरा जो एनालिसिस था उस हिसाब से लिया है। तो अगर आपको इस शेयर के अंदर स्विंग पोजीशन लेना है तो पहले आप अपना ड्यू डिलिजेंस कर लीजिए, आप अपना रिस्क प्रोफाइल देख लीजिए या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले लीजिए, उसके बाद ही इस तरह की कंपनी में पोजीशन लीजिए। तो आशा करता हूँ कि यहाँ पे OFS कंपनी में मैंने क्यों पोजीशन बनाया है और आप किस तरह से चार्ट एनालिसिस कर और बिजनेस एनालिसिस करके किसी भी कंपनी के अंदर स्विंग पोजीशन की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, उसका पूरा डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।